अब पढ़ने वाले हैं डॉपलर प्रभाव। देखो डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति यानी बोलने वाला जो वक्ता होता है और सुनने वाले श्रोता जो होता है, उन दोनों की जब बोलते हैं तो उसको सुनाई कभी-कभी कुछ और पड़ता है, बोलता है कुछ और सुन लेता है कुछ और। तो इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। तो इसको किसने खोज किया था? तो 1842 ईस्वी में खोजा था। किसने? तो डॉपलर ने। यानी डॉपलर ने सिद्धांत दिया था, खोज नहीं किया था बल्कि सिद्धांत दिया था कि यह ध्वनि तथा प्रकाश दोनों में होता है। और इसमें क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बोलते कुछ और है, सुनता कुछ और है? तो ये फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है। फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन की वजह से डॉपलर प्रभाव होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में डॉपलर प्रभाव होता है। और कब प्रतिपादन किया था? तो 1842 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो डॉपलर ने। ठीक है, तो ये जो डॉपलर है ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है। ध्वनि और प्रकाश दोनों में डॉपलर प्रभाव होता है। होता क्या है? अगर ध्वनि में बात करें तो बोलते कुछ और है और सुनता कुछ और है। नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव। अब अगला क्या है? प्रकाश में। तो प्रकाश में भी डॉपलर का प्रभाव होता है। होता क्या है? क्या कि जब हम कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उसमें आने वाला जो प्रकाश का रंग बैगनी की ओर क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। और उनके कोई तारा पृथ्वी से अगर दूर जा रहा है तो उसमें से आने वाले प्रकाश का रंग क्या होता है? लाल की ओर विस्थापित हो जाता है। क्या मतलब? अगर पृथ्वी से नजदीक अगर कोई तारा आ रहा है तो वो लाल रंग को किसमें? तो बैगनी में विस्थापित हो जाता है। अगर वही बात उल्टा करें तो वो किसमें विस्थापित हो जाता है? लाल रंग में विस्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखे हैं? बिग बैंग थ्योरी इसी पर आधारित है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करती है। यानी गैलेक्सी आकाश गंगा का थ्योरी यानी बिग बैंग की थ्योरी किस पे आधारित है? तो डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, और ये किसका बताता? तो ये रिलेटिव स्पीड की व्याख्या करती है। किसकी व्याख्या करती है? तो रिलेटिव स्पीड की व्याख्या करती है। अगला क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, जब हम कुछ भी बोलते हैं और वही चीज किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। अगर बात करें, अगर दो ध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए साउंड के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकेंड या 1/10 यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई दो ध्वनि एक साथ बोल रहा है तो उन दोनों को अगर हम स्पष्ट सुनना चाहेंगे तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 0.1 सेंटीमीटर। समय का गैप कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड का 10वां भाग होना चाहिए, तभी हम अच्छे से सुन सकते हैं। अब अगला क्या है? प्रतिध्वनि। अगला क्या है? प्रतिध्वनि। बोलते हैं किसी सतह से टकराकर ध्वनि बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे इको माइक को ले लो, अगर हम एक बार हेलो बोलते हैं तो 2-3 बार आवाज आता है हेलो हेलो हेलो, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। अगर बात करें वक्ता यानी बोलने वाला और सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए, तभी जाके हमको इक्को आवाज सुनाई देगा। तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। कितना? तो 17 मीटर। तो न्यूनतम दूरी वक्ता और सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होती है? 17 मीटर या 16.6 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि के लिए। अब अगला क्या है? अनुरणन। अनुरणन। अब देखो अनुरणन किसको बोलते हैं? कि ध्वनि जो गूंजता है, नहीं, ध्वनि का जो गूंजना होता है वही अनुरणन कहलाता है। ध्वनि का गूंजना अनुरणन कहलाता है। अगर बात करें अनुरणन को रोकने के लिए, जो आवाज जो गूंजता है, अगर हम उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसके सामने कोई अवरोधक पदार्थ को रख देंगे। तो सबसे ज्यादा अवरोधक पदार्थ कौन सी होता है? कॉर्क होता है। क्या होता है? कॉर्क। कॉर्क के बाद होता है मोटा पर्दा जो घरों में लगाया जाता है। उसके बाद क्या है? खुरदरी दीवार। ये सभी क्या करता है? गुंजन को क्या करता है? रोकता है। यानी ध्वनि का गुंजना ही क्या करता है?
अनुरणन कहलाता है। अगला है क्या, ग्रीन मफलर, इसी से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो अनुरणन से, यानी वहां उसमें भी क्या होता है, आवाज गूंजता है। ठीक है। अब अगला क्या है, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन जब क्या बोल रहे हैं, जब एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन। और इसमें एक चीज याद रखना, ध्वनि रात में ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, या रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाती है दिन की अपेक्षा में। अगर दिन की अपेक्षा में रात में ध्वनि अधिक दूर तक जाती है। अब अगला क्या है, ध्रुवन। ध्रुवन, ध्रुवन क्या होता है, किसी तरंग को किसी खास दिशा में, क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित या खास दिशा में जो भेजना होता है उसी को ध्रुवन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं। किसी तरंग को खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है, तो ध्रुवन कहलाता है। यह घटना प्रकाश तरंग में होता है। यह घटना प्रकाश का ध्रुवन होता है, लेकिन ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। ध्रुवन किसमें घटित होती है, तो प्रकाश तरंग में। तो ध्रुवन किसमें घटित होती है, प्रकाश तरंग में। ध्रुवन क्या होता है, किसी खास दिशा में तरंग को भेजना क्या कहलाता है, तो ध्रुवन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ध्रुवन कहलाता है। किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। और ये जो ध्रुवन किसमें घटना घटती है, तो प्रकाश में। और प्रकाश से क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अब अगला क्या है, यह प्रकाश तरंग में होता है और ध्वनि तरंग में नहीं होता है। ध्रुवन ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, वही आगे चीज लिखें। और यह घटना अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होता है। यह घटना किसमें होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होता है। क्योंकि इसमें कण की गति क्या होता है, समांतर होता है, और इसमें तरंग की गति कण की गति के लंबवत होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्या है, ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, ध्रुवन समझ में आ गया। अब ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, तो खिड़की और दरवाजे के किनारे से टकराकर जो ध्वनि बाहर निकलता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ध्वनि का विवर्तन। खिड़की या दरवाजे से टकराकर ध्वनि जो बाहर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन। लेकिन ध्वनि विवर्तन प्रकाश में नहीं होता है। अब आगे क्या है, इसी के कारण क्या कहते हैं, ध्वनि के विवर्तन के ही कारण हम बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को सुन सकते हैं। अगर बंद कमरा है तो अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो हम खिड़की या दरवाजे से उस व्यक्ति की बातें सुन सकते हैं। किसके वजह से, तो ध्वनि के विवर्तन के वजह से। किसके वजह से, तो ध्वनि के विवर्तन के वजह से हम सुन सकते हैं। अब आगे क्या है, अप्रगामी तरंग, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अब बोलते हैं अपगामी तरंग क्या होता है, तो वैसा तरंग जो अपने स्थान पर फैलता और सिकुड़ता है। यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, सिर्फ अप्रगामी अपने ही जगह तरंग क्या होता है, एक फैलता है या तो सिकुड़ता है, उसी को बोलते हैं अप्रगामी तरंगे। लेकिन अगर जो तरंग आगे बढ़ती है, अपने जगह फैलता सिकुड़ता नहीं है, आगे बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं प्रगामी तरंग। जो अपने जगह पे सिकुड़ता और फैलता है उसको बोलेंगे अप्रगामी, और जो आगे बढ़ता है उसको बोलेंगे प्रगामी तरंग। ठीक है। अब जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है, याद रखना, अप्रगामी तरंग में जहां पे कंपन की तीव्रता महत्तम होगी उसको बोलेंगे एंटीनोड। उसको क्या बोलेंगे,
एंटी नोड बोलेंगे। अगर जहां पर शून्य होगा तो उसको नोड निर्माण होता है। जो सज्जनों को अब का जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होगा उसको बोलेंगे एंटी नोड, और जहां पर तीव्रता क्या हो, जीरो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है। और यह ऊर्जा का वहन अपने साथ नहीं करता है, और अपने साथ करेगा भी क्यों, क्योंकि वो अपनी ही जगह क्या करता है, अपनी ही जगह क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, यानी स्थान पर फैलता है या सिकुड़ता है। तो ये ऊर्जा का वहन नहीं करता है अप्रगामी तरंग। ठीक है। अगर बात करें दो नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लैम्डा बाय 2। नोड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2। एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होता है, तो लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, तो तरंग दैर्घ्य है, और तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, आधी होती है। वही बात अगर करें नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगा, तो उसकी 1/4 होती है, तरंग दैर्घ्य की 1/4 होती है, यानी लैम्डा बाय 4 होती है। नोड नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2, और नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, लैम्डा बाय 4 होता है बीच की दूरी। ठीक है। वही बात है, यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन करता है। क्यों करता है, कि ये तरंग आगे बढ़ता है इसलिए ऊर्जा का भी वहन करता है। अब आगे क्या है, ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की आवृत्ति बराबर क्या होता है, ध्वनि में वेग बटा ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। तो यहां से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, v बराबर क्या होगा, एफ बाय लैम्डा, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बटा लैम्डा। वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। वेग बराबर ध्वनि का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। ध्वनि का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। ध्वनि का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। ध्वनि का वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखे हैं, ये जो बेल है, बेल ध्वनि का इकाई है। बेल किसका इकाई है, तो ध्वनि का इकाई है। बेल किसका इकाई है, तो ध्वनि का इकाई। और ध्वनि का इकाई एक और होता है जिसको बोलते हैं नेपर। तो नेपर भी ध्वनि का इकाई है, और बेल भी ध्वनि का इकाई है। नेपर भी ध्वनि का इकाई है, और बेल भी ध्वनि का इकाई है। ठीक है। अब ध्वनि का तरंग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड की दर से यात्रा करता है। लेकिन बात करें फुट सेकेंड में, तो याद रखना 1100 फुट प्रति सेकेंड। 332 मीटर को हम फुट में बदल देंगे तो फुट में निकल के आ जाएगा, तो 1100 फुट पर सेकेंड होता है। अब आगे क्या है, तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति तथा ऊर्जा क्या होता है, घटती है। यहाँ पे अगर बात करें तो पूछेंगे कि बताओ किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा इस तीर पे, तो यहाँ पे क्या है, तो किसकी, यहाँ पे होगा दी, इस वाले को। अब एक एक समझते हैं क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, इधर से इधर आने पे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य और चाल इसका बढ़ता है। अब बाकी बात इधर से तरंग आवृत्ति और ऊर्जा सब क्या होता है, घटता है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो याद कैसे रखना, गाय गाय पद्दी सुरेदी, 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 गाय पद्दी सुरेदी। याद कैसे रखेंगे, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाकी सब घटता है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाकी सब घटता है। तरंग दैर्घ्य चाल बढ़ता है, बाकी सब घटता है। गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी। अगर बात करें तो गाय पद्दी सुरेदी क्या है सर, जरा हमको भी तो बताइए। तो गाय पद्दी सुरेदी, बोलो ना, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी, गाय पद्दी सुरेदी। अब यहाँ पे बात करें गाय, गाय पद्दी पद्दी,
ऑन होगा पद्दी सुरेदी, यही लिखें गाय पद्दी सुरेदी। तो अगर बात करें गाय, गाय से गा यानी गामा किरण, क्या होता है गामा किरण। ए गाय मतलब एक्सरे किरण, क्या होता है पद्दी, पद्दी प से पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। गाय पद्दी सुरेदी, ग से गामा, एक्स से एक्सरे और प से पराबैंगनी किरण, द से दृश्य किरण जिसको बोलते हैं विजिबल, विजिबल, विजिबल किरण। गाय पद्दी सुरेदी। अब सौ से क्या होता है बताओ, सौ से क्या होता है सूक्ष्म किरण, क्या होता है अ से पहले क्या होगा अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। सौ से क्या होगा सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म वेग, ठीक है। गाय पद्दी सुरेदी, ग से गामा, ए से एक्सरे, प से पराबैंगनी, द से दृश्य, अ से अवरक्त और सौ से सूक्ष्म वेब और र से क्या होगा बताओ रेडियो, र से रेडियो और द से क्या होगा दीर्घ, दीर्घ वेग। अब इसमें समझते हैं, बोलते हैं क्या है ऊपर से नीचे आने पे, क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे आने पे क्या बोलते हैं तरंग दैर्घ्य और वेग, तरंग दैर्घ्य और चाल या वेग बोलो, तरंग दैर्घ्य या चाल क्या होता है बढ़ता है। लेकिन बाकी बात फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी रे या ऊर्जा का बात करें तो क्या होगा घटता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाकी बात सब घटता है। चलो आगे है। अब उसी तरह यहाँ पे रंग में भी होता है, तो रंग भी कितना होते हैं 7 रंग का होता है। तो याद क्या रखना बेहानी, बेयानी पिनाला, बेयानी पिनाला, बेहानी पिनाला, बेहानी पिनाला, बेहानी पिनाला, बेहानी पिनाला, बेहानी बेहानी पिनाला। बे से क्या होता है बैगनी, ब से क्या होता है बैगनी, बे आ से क्या होता है बताओ आसमानी जिसको ब्लू बोलते हैं, आसमान। नी से नीला, नी से क्या होता है नीला, क्या होता है नीला और क्या होता है आसमानी कलर, उसका क्या होता है हरा। बेहानी पीला, ना रंगी, लौ से लाल। इसमें भी क्या होता है तरंग दैर्घ्य और चाल ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बढ़ता है, बाकी सब क्या होता है घटता है। तो सबसे अधिक किसका होगा तरंग दैर्घ्य बैगनी कलर का, सबसे कम किसका होगा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे अधिक चाल किसका होगा बैगनी का, सबसे कम तो लाल रंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है ध्वनि की चाल माध्यम में, तो इसको याद करना पड़ेगा। तो जल में कितना होता है लगभग 1498 मीटर प्रति सेकंड, कितना होता है तो जल में कितना होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड, जल में कितना होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड। अगर समुद्री जल की बात करें तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। आशुद्ध जल का भी 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी ध्वनि का ऑक्सीजन में ध्वनि चाल कितना होता है 316 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि में ऑक्सीजन में ध्वनि चाल कितना होता है 316 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में कितना होता है 6000 आसपास होता है, 5960, 40 कम, 6000 में 40 कम, 6000 में 40 कम। स्टील में ध्वनि चाल कितना होता है 6000 में 40 कम, स्टील में कितना होता है तो 6000 में 40, स्टील में ध्वनि चाल कितना होता है 6000 में 40 कम होता है, ठीक है। उसी तरह निकेल, निकेल में कितना होता है तो 6000 में 40 अधिक होता है, 6000 में 40 अधिक होता है, 6000 में 40 अधिक होता है, तो 6000 में 40 अधिक होता है, 6000 में 40 अधिक होता है। स्टील में कितना होता है तो 6000 में 40 कम। और उसी तरह अगर बात करें तो निकेल में कितना होता है तो 6000 में 40 अधिक होता है। अगर लोहा, ये कहाँ पे कब होता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लोहा का कितना होता है 5000 में 130 ज्यादा, तो 51 30, 5000 में 130 ज्यादा, 5000 में 130 ज्यादा लोहा में, 6000 में 40 कम किसका होता है स्टील का। कांच में कितना होता है 5640,
कांच में कितना होता है तो 5640 होता है। अल्कोहल की बात करें तो 1213 होता है। अल्कोहल में कितना होता है 1213। ध्वनि की चाल कितना होता है 1213। अल्कोहल में कितना होता है तो 1213 होता है। निकेल में कितना होता है 6000 से 40 ज्यादा और 6000 से 40 कम किसमें होता है स्टील में। और लोहा का होता है 5130 और कांच में होता है 5640। अगर बात करें तो ध्वनि की चाल तो कांच में सबसे अधिक होता है। चलो अनुनाद। अनुनाद क्या होता है कंपन के आयाम का जो महत्तम हो जाना क्या कहलाता है अनुनाद कहलाता है। कंपन का जो आयाम है उसका महत्तम होना क्या होता है अनुनाद कहलाता है। कंपन का आयाम मैक्सिमम होना अनुनाद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अनुनाद के ही कारण अमेरिका में जो ट्रेकमा पुल है अनुनाद के ही कारण क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका में जो ट्रेकमा पुल था अनुनाद के कारण ही क्या हो गया था क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर तानसेन की गाना गाने पर कांच का बर्तन जो टूट गया था वो अनुनाद के कारण ही होता है। अनुनाद के कारण ही तानसेन का गाना के कारण कांच का बर्तन क्या हो गया टूट गया। रेडियो में अनुनाद का सिद्धांत पे कार्य करता है तो रेडियो किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो अनुनाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेडियो किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेडियो किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला क्या है बीट। अगला क्या है बीट जिसको बोलते हैं विस्पंद। जिसको क्या बोलते हैं विस्पंद बोलते हैं। बीट यानी जिसको क्या बोलते हैं विस्पंद बोलते हैं। ठीक है। अब बीट कितने होते हैं बाजे बजाने वाले बाजे जो बाजा जो बजाता है बजाने वाले बाजे बाजे वाले बाजे जो बजाता है उसी को क्या बोलते हैं बीट बोलते हैं। और बीट खाने में जो अच्छा बीट का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो खाने में जो खतरनाक गैस का पता लगाने में बीट का ही प्रयोग करते हैं। यानी विस्पंद विस्पंद भोजन में जहर का पता करने के लिए विस्पंद का प्रयोग करते हैं। और ध्वनि कितने होते हैं 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इन सभी को जो सा सा एक जो धुन है इसी को टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं टोन बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं टोन। और सारे गामा इस बढ़ते क्रम में इसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। अगर बोलेंगे किस टोन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है तो सा। किसका तो 1 2 3 4 5 6 7। तो किस टोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है नी। किसका तो नी। तो ऐसे याद रखना। ठीक है। अब आगे क्या है बोलते ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता पूछेगा तो ट्रक का ध्वनि का तीव्रता कितना होता है 90 से 100 डेसिबल। ठीक है। ऑर्केस्ट्रा का कितना होता है 100 डेसिबल। मोटर जो होता है उसका क्या होता है 100 डेसिबल। मोटरसाइकिल का भी 100 डेसिबल। सायरन हॉर्न है जो उसका क्या होता है 110 से 120 के बीच। मशीन गन का होता है 170। मशीन गन का कितना होता है 170। मिसाइल का कितना होता है 180। मिसाइल का कितना होता है ध्वनि की तीव्रता 180 होती है। मिसाइल की ध्वनि की तीव्रता 180 होती है। मशीन गन की तीव्रता 170 होती है। सायरन की ध्वनि की तीव्रता 110 से 120 होती है। मोटर की कितनी होती है 110 होती है ध्वनि की तीव्रता। अगर बात करें भारतीय ध्वनि नियम अनुसार 60 से 80 डेसिबल के ऊपर प्रदूषित ध्वनि माना जाता है। 60 से 80 डेसिबल के ऊपर कौन सा ध्वनि माना जाता है तो प्रदूषित ध्वनि माना जाता है। अगर बातचीत के लिए करते हैं तो बातचीत के लिए कितना होता है 30-40 और फुसफुसाहट से 10-20 डेसिबल होता है। ठीक है। अब एक और टॉपिक बचा है नंबर। क्या है मेक नंबर। अब मेक नंबर क्या है थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले। मेक नंबर क्या होता है मेक नंबर यानी मेक संख्या। मेक संख्या मेक संख्या क्या है तो मेक संख्या वायुयान की चाल। वायुयान की चाल अब बट वायुयान की चाल बट ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग मेक संख्या बराबर क्या होता है वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं मेक संख्या बोलते हैं। तो मेक संख्या में एक चीज याद रखना अगर मेक
मेक संख्या, मेक संख्या अगर एक होगा, मेक संख्या अगर एक है तो वो कौन सा ध्वनि कहलाएगा? तो ध्वनिक विमान कहलाएगा। ध्वनिक विमान क्या कहलाएगा? ध्वनिक विमान। अगर एक से कम होगा तो उसको बोलेंगे अध्वनिक विमान। अध्वनिक विमान बोला था, उसको क्या बोलेंगे? अध्वनिक विमान बोलेंगे। अगर एक से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे पराध्वनिक। पराध्वनिक विमान क्या बोलेंगे? पराध्वनिक विमान बोलेंगे। अगर बात करें मैक नंबर 5 से अधिक होगा तो हम उसको बोलेंगे अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक विमान क्या बोलेंगे उसको? अति पराध्वनिक विमान। और जो पराध्वनिक विमान होते हैं ये अधिक ऊंचाई पर उड़ता है क्योंकि ये इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। बस यही था ध्वनि का चैप्टर। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।